जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के बारे में। हमारे पास में एक मेन्यू गिवन होगा, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स प्रेजेंट होंगे, उसमें से हम कुछ इनपुट करेंगे, यानी कि एक आइटम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे कुछ काम होगा। तो उस तरीके के प्रोग्राम्स कहलाते हैं हमारे मेन्यू ड्रिवन। अब यहाँ पे जो मैंने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्रिएट किया है वो है सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए। अब यहाँ पे यूजर कुछ ना कुछ चीज तो इनपुट करेगा ही। तो यहाँ पे मैंने जो लिस्ट क्रिएट करी है वो कुछ इस तरीके की है कि सबसे पहले एक मैसेज आएगा हमारी स्क्रीन पर, टू परफॉर्म वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन सेलेक्ट एन ऑप्शन। अब ऑप्शंस मैंने क्या क्या प्रोवाइड किए हैं? मैंने ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं ऑन टोटल 6। फर्स्ट पे एडिशन, सेकंड पे सब्ट्रैक्शन, थर्ड पे मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ पे डिवीजन, फिफ्थ पे मॉड्यूलस और सिक्स प्रेस करने पे हमें प्रोग्राम से एग्जिट हो जाना है। तो यहाँ पे अब यूजर क्या इनपुट करेगा? उसे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इनपुट करेगा। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 क्या होते हैं? इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है। तो इन वैल्यूज का इनपुट लेने के लिए मैंने इन टाइप का ही एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है ऑप्शन, फॉलोड बाय CLR और हमारा कंप्लीट मेन्यू। अब मेन्यू डिस्प्ले करवा दिया तो उसे ये बताना पड़ेगा ना कि इनपुट हमें चाहिए। तो मैंने फिर से एक और प्रिंटफ डिस्प्ले करवाया, एंटर योर चॉइस। अब स्कैनफ की हेल्प से मैंने ऑप्शन नाम के वेरिएबल के अंदर यूजर से इनपुट लिया है। अब डिपेंडिंग अपॉन यूजर ने क्या इनपुट प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने स्विच स्टेटमेंट को काम में लिया है। अब सारी वर्किंग किस पे बेस्ड है? इस इनपुट पे बेस्ड है। तो हम इसी वेरिएबल को यूज करके स्विच स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करेंगे। जो जो वैल्यूज यूजर इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग केस के आगे लिखी हुई वैल्यूज जो हैं वो आपस में मैच होंगी। तो सबसे पहला जो हमारा केस है वो किसके लिए है? एडिशन के लिए है। तो अगर यूजर 1 इनपुट करता है तो 1 1 से मैच हो जाएगा और हमारा ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे यूजर कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता और वो एग्जिट कर जाता है। तो जब उसे एग्जिट कर जाना है तो वेरिएबल्स पहले से क्यों हम लोग डिक्लेयर करके रखें? अगर वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो वेरिएबल एग्जिस्टेंस में आए, तो हम उनमें इनपुट लें और तो ही हम अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएं। इसी वजह से मैंने इस ऑप्शन के अलावा बाहर और कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है। सारे वेरिएबल्स हमने इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही क्रिएट किए हैं। तो जिस तरीके से हम इफ के ब्लॉक के अंदर या एल्स के ब्लॉक के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से अगर हम चाहें तो इन केसेस के अंदर भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वही पार्ट मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहला जो हमारा केस है दैट इज केस 1 व्हिच स्टैंड्स फॉर एडिशन। अब एडिशन एक बाइनरी टाइप का ऑपरेटर है, तो कम से कम 2 वैल्यू का तो इनपुट लेना ही पड़ेगा। तो 2 वैल्यू के इनपुट लेने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया है। देखिए अभी तक हमने स्विच के जितने भी एग्जांपल्स कवर किए हैं वहां पे किसी भी तरीके का कर्ली ब्रेस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हैं। अब नॉर्मल केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है? देखिए मैंने आपको जब फर्स्ट एग्जांपल बताया था तब मैंने कहा था कि अगर केस के अंदर हम कुछ कोड लिखते हैं तो वो कोड क्या होता है, अगर ब्रेक नहीं लिखा होता है तो बाकी सबके लिए भी वो एक्सेसिबल है। यही चीज हम लोगों ने देखी थी। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ इस केस के रिस्पेक्ट में है, बाकी किसी केस से इन वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेस को काम में लेना होता है। अगर कर्ली ब्रेस आप काम में नहीं लोगे तो फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको एरर थ्रो करेंगे, क्योंकि स्विच ये अज्यूम करता है कि कौन से केस में काम में लूं। यहाँ पे भी आपने ए बी लिख रखा है और यहाँ पे भी आपने ए बी लिख रखा है, 2 बार सेम टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, सेम टाइप की वर्किंग कर रहे हो तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वजह से अगर हम वेरिएबल रिलेटेड कुछ भी वर्किंग करवा रहे हैं किसी भी केस के अंदर तो कर्ली ब्रेस के अंदर ही मेंशन करना होगा। नॉर्मल प्रिंटफ वाला कुछ स्टेटमेंट है तो उसमें इन कर्ली ब्रेस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, पर उस केसेस में इनको नहीं लिखा जाता है, सिर्फ वेरिएबल के केस में लिखा जाता है। तो कर्ली ब्रेस मैंने स्टार्ट किया है और 2 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, int a, b। अब एडिशन है तो कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू ही होगी ना प्लस करवाने के लिए, कैरेक्टर तो हम लेंगे नहीं, तो मैंने int ले लिए 2 वेरिएबल्स। अब दोनों के अंदर इनपुट लेना है तो printf enter 2 numbers, then scanf %d
एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। जो भी यूजर इनपुट करेगा वो दोनों वैल्यूज इन ए और बी के अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पे प्रिंटफ में मुझे डिस्प्ले करवाना है कि कौन से इनपुट को यूज करके एडिशन करवाया गया है और क्या रिजल्ट आया है। तो %d प्लस %d इज इक्वल्स टू %d। ए के साथ जब बी को ऐड करेंगे, ए के साथ जब बी को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जो ए और बी है उसका प्लस होके आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, बी की वैल्यू इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और ए प्लस बी पे एडिशन ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, एक सिंगल वैल्यू जनरेट होगी और फिर वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। मान लीजिए इनपुट दिया है 10 एंड 3, तो 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13 हमारे पास में आउटपुट आएगा। और ब्रेक की वजह से हम क्या होगा, फर्दर केसेस पे नहीं जाएंगे, हम बाहर आ जाएंगे स्विच से। ये तो था पहला केस। सेकंड केस है किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम फिनोमेना है। जब यूजर कोई लॉजिकल वैल्यू इनपुट कर रहा है, 1 से लेके 5 के बीच में कुछ इनपुट कर रहा है, तभी वेरिएबल क्रिएट हो। तो मैंने हर केस के अंदर सेम फंक्शनलिटी लिखी है। केस 2 लिखा है जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए है। कर्ली ब्रेसेस को मैंने स्टार्ट किया है, int a comma b, printf enter two numbers, scanf %d address of a comma address of b। ये तीन स्टेटमेंट सबके अंदर कॉमन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, printf और दोनों वेरिएबल्स के अंदर इनपुट। सिर्फ डिफरेंस हमारे printf के अंदर है क्योंकि ऑपरेटर के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। तो %d माइनस %d इज इक्वल्स टू %d। a और b पे मुझे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो a में से b को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है, 7। उसके लिए तो ऑपरेटर काम में लेना पड़ेगा, तो a माइनस बी की जो भी वैल्यू होगी उसके बेसिस पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक सिंगल वैल्यू जनरेट होगी जो यहाँ आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। उसके बाद है हमारा ब्रेक की, फॉलोड बाय नेक्स्ट केस। केस 3 है हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब फिर से कर्ली ब्रेसेस बिकॉज ऑफ वेरिएबल्स, फिर से वही दो वेरिएबल्स int a कॉमा b। ऑलराइट, जैसे कि हम बात कर रहे थे केस 3 के बारे में, केस 3 के अंदर भी मैंने सेम वही दो वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं, a और b, वही सेम printf है और वही सेम scanf है, दो वेरिएबल के अंदर इनपुट लेने के लिए। डिफरेंस है हमारा printf के अंदर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो %d मल्टीप्लाई बाय %d इज इक्वल टू %d। a को अगर b से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आंसर आएगा, 10 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आता है हमारा 30। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट आएगा, फॉलोड बाय ब्रेक कीवर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने और केसेस मेंशन किए हैं। केस 4, सेम वेरिएबल डिक्लेरेशन, सेम प्रिंटफ, सेम स्कैनफ, कुछ डिफरेंस नहीं, डिफरेंस सिर्फ प्रिंटफ के अंदर। अब डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा, तो a की वैल्यू यहाँ, देन डिवीजन ऑपरेटर, देन b की वैल्यू यहाँ, देन इक्वल्स टू और डिवीजन ऑपरेशन का रिजल्ट, देन फॉलोड बाय अगेन ब्रेक स्टेट। उसके बाद है हमारा लास्ट केस जो एक्चुअली में कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, int a comma b, printf enter two numbers and scanf address a and address b। नाउ नेक्स्ट, कल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अगर हमें मॉडुलस ऑपरेटर printf के अंदर डबल कोट्स पे प्रिंट करवाना हो तो हम डबल टाइम्स हमको सिंबल लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर सिंगल मेंशन करते हैं तो फिर कुछ और वैल्यू एक्सपेक्ट करता है और वैल्यू तो हमें प्रोवाइड करवानी नहीं है, हमें तो सिर्फ सिंबल डिस्प्ले करवाना है। तो %d, फिर यहाँ पे डबल पर्सन का सिंबल, देन अगेन %d इज इक्वल टू %d। तो a को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर हमारे पास में जो भी आता है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो a कॉमा b फॉलोड बाय a मॉडुलस ऑफ b एंड ब्रेक स्टेटमेंट। अब लास्ट जो मेरा केस है इसमें मैंने एग्जिट के लिए ऑप्शन दिया है और एग्जिट के लिए मैंने आपको प्री डिफाइंड मेथड बताया था, एग्जिट ऑफ 0 हम पास करते हैं। तो बिना किसी टाइप की एरर थ्रो किए हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा, हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो अगर यूजर 6 प्रेस करता है तो हम एग्जिट आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का डिफॉल्ट नहीं बनाया है। अगर आपको यहाँ पे एग्जिट के लिए ऐसा कुछ मेन्यू प्रोवाइड नहीं करना है तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट लिख दो कि 5 तक कुछ मेंशन किया है तो वेल एंड गुड, इसके अलावा कोई वैल्यू है तो सब लोग जाएंगे डिफॉल्ट के अंदर। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली केस के तौर पे इसे लिखा है और डिफॉल्ट को स्किप कर दिया है, वो ऑप्शनल होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहो तो देख सकते हो और एल्स यू कैन स्किप इट। अब यहाँ पे स्विच का कर्ली ब्रेस हमारा क्लोज हो गया है, फॉलोड बाय गेट ch। तो एक बारी इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि मेन्यू की जो मैं बात कर रही हूँ वो किस तरीके से काम करता है।
आई होप सबको प्रोग्राम विजिबल है। मैं इस स्क्रीन को मैक्सिमम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम करने पे जो ऊपर वाला पार्ट होता है बिकॉज ऑफ मीटिंग कंट्रोल्स जो है वो थोड़ा सा पार्ट हाइड हो जाता है। तो आई होप सबको विजिबल हो रहा होगा, थोड़ा सा फॉन्ट इसका कमी है। एक बार एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम, एक एरर आ रही है, डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर। कौन सा? ओके, मैंने गलती से डी यहाँ पे टाइप कर दिया है। फाइल को सेव कर लेते हैं, देन कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। अब देखिए, जो मेन्यू की मैं बात कर रही हूँ वो मेन्यू कुछ इस तरीके से है, टू परफॉर्म वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन सेलेक्ट एन ऑप्शन। ऑप्शन की स्पेलिंग में गड़बड़ है। अब मैं यहाँ पे मेन्यू का मतलब क्या है, एक प्रॉपर लिस्ट होगी हमारे पास में, तो लिस्ट आ रही है 1 2 3 4 5 6। अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उसके अकॉर्डिंग एक इनपुट प्रोवाइड करेंगे। मैंने पास कर दिया मान लीजिए 2, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। अब ये हमसे 2 नंबर का इनपुट मांग रहा है, मैंने दिया 10 एंड 4, तो 10 - 4 इज इक्वल्स टू 6 हो गया। हम आ जाएंगे इस प्रोग्राम के बाहर। उसके बाद फिर से एक बारी हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कंट्रोल F9। फिर से मेन्यू आ रहा है हमारा, अब हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। मैंने 4 चॉइस एज अ इनपुट किया है वैल्यू। उसके बाद 20 फॉलोड बाय 4, ठीक है, तो 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन हमारे पास में 5 आता है, 4 5 20 है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब यहाँ पे किसी भी तरह कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, प्रोग्राम से बाहर आना है, तो हम 6 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो एग्जिट वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेन्यू अगर प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करवाने होते हैं तो इस तरीके का सिंटैक्स हमें फॉलो करना होता है। तो कभी भी चाहे किसी भी लैंग्वेज की हम बात करें, वेदर इट्स सी और C++ और जावा, जो भी मेन्यू रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, सिंपल मेन्यू की मैं बात कर रही हूँ, जो फॉर्म वाला पार्ट है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, तो वहां पे हम स्विच को यूज करके ही वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे होता है ये मैंने आपको आज बता दिया है। अब किसी को प्रोग्राम में कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार आप हैंड रेज कर लीजिए। लास्ट पार्ट हमारा सिलेक्शन और ब्रांचिंग के केस में, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास में 2 टाइप के कंस्ट्रक्ट होते हैं और एक होता है हमारा ऑपरेटर। लेकिन उस ऑपरेटर से पहले एक नॉट एग्जैक्टली अ क्वेश्चन पर आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। और जिस तरीके से हमने यहाँ पे इफ की नेस्टिंग की थी ना, इफ के अंदर इफ लिखा था और एल्स के अंदर हम लोगों ने इफ लिखा था, अगर आप चाहो तो स्विच के अंदर स्विच भी लिख सकते हो। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा है कि मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला काम करवाना है, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करते हैं। आपको ऑपरेटर रिलेटेड वर्किंग ही करवानी है, लेकिन अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल 3 ऑप्शन दिए मैंने यहाँ कि इन तीनों पे वर्किंग करवानी है। तो 1 2 3, 1 है तो अरिथमेटिक ऑपरेशन, 2 है तो रिलेशनल और 3 है तो लॉजिकल। वेरी गुड। लेकिन अरिथमेटिक के अंदर फर्दर 5 कैटेगरी है, रिलेशन के अंदर फर्दर 6 कैटेगरी है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। और लॉजिकल के अंदर भी हमारे पास में 3 ऑप्शन है, एंड, और, एंड, नॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हमारे पास में एक और ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहला जो स्विच होगा हमारा वो तो किसके लिए काम करेगा, वो कैटेगरी के लिए काम करेगा, अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल। तो केस 1 है तो मतलब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। उसके बाद मैंने फिर से एक मेन्यू क्रिएट कर रखा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए, और फिर से यूजर से कहा है कि अब दोबारा से चॉइस इनपुट करो कि आपको अरिथमेटिक में भी क्या करवाना है, अरिथमेटिक में एडिशन, अरिथमेटिक में सब्ट्रैक्शन या कुछ और। तो जो काम हम लोगों ने एक सिंपल स्विच के थ्रू करा है उसे आप फर्दर नेस्टिंग करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। स्विच के अंदर हमारा स्विच आएगा। पहले केस के अंदर हम यहाँ पे इनपुट लेंगे एक मेन्यू प्रोवाइड करके। अब उसने कहा है कि हमें अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी केसेस है, तो मैंने फिर से यहाँ पे चॉइस वेरिएबल को चला दिया। अब ए बी सी मैंने यहाँ पे नंबरिंग ली है, तो यहाँ पे हम क्या टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कैरेक्टर ए इनपुट करता है यानी कि एडिशन करवाना है, बी करता है तो यानी कि उसे सब्ट्रैक्शन करवाना है, सी यानी कि मल्टीप्लिकेशन करवाना। तो स्विच विद इन स्विच ऑप्शन के अंदर फर्दर हमें अगर ऑप्शन सिलेक्ट करवाना हो तो स्विच की भी नेस्टिंग यहाँ पे पॉसिबल है। तो आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने कहा अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल का थोड़ा सा ट्राई करके देखना। प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो टुमारो, कल के बाद लीव है, एक बार ट्राई करके देखना। नेस्टिंग में किसी को सिंटैक्स में कुछ प्रॉब्लम आती है, बाकी इतना ज्यादा डेप्थ में कुछ आता नहीं है, बेसिक हमारे सिंपल प्रोग्राम्स ही रहते हैं। पर अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि
नेक्स्ट ईयर जब आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कंसेप्ट पढ़ोगे तो वहां पे इनहेरिटेंस के टॉपिक के अंदर नेस्टिंग वाला पार्ट आता है, तो ट्राई करके देखना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो। क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा तो कोई बात नहीं ना, आप एक काम करना, अरिथमेटिक के 3 ऑपरेटर ले लेना, रिलेशनल के 3 ऑपरेटर ले लेना, लॉजिकल के 3 ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर्स मत कंसीडर करना, 2-2 3-3 कर लेना। वर्किंग समझ में आ जाए, बस मेरा मेन मोटिव ये है, आपको पूरा सॉल्व करके मुझे सबमिट नहीं करना है, असाइनमेंट में नहीं करना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो सिर्फ सिंटेक्स आ जाए, लॉजिक आ जाए, दैट्स मोर देन इनफ। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग टू द लास्ट कैटेगरी, बेसिक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, प्रोग्राम में भी शायद हमारा नहीं हो। लास्ट जो हमारे पास में पार्ट है दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर, या फिर हम इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमेशा से हम कहते आए हैं यूनरी एंड बाइनरी। यूनरी मतलब क्या ऑपरेटर है? खाली एक ऑपरेंड चाहिए। बाइनरी मतलब कौन सा ऑपरेटर है? जिससे 2 ऑपरेंड चाहिए। तो अगर हमारे पास में कोई एक ऐसा ऑपरेटर आ जाए जिसे 3 ऑपरेंड्स की जरूरत है, तो वो कहलाता है टर्नरी ऑपरेटर। और सी लैंग्वेज के अंदर ऐसा एक ही ऑपरेटर है, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर। अब जब भी हमारे पास में एग्जैक्टली में 2 चॉइसेस अवेलेबल होती है, तो हम क्या करते हैं? इफ और एल्स को काम में लेते हैं। कंडीशन ट्रू ही तो क्या करवाया, कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करवाया। इसी का हमारे पास में एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है, कंडीशनल ऑपरेटर। अब ये कैसे काम करता है? सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिखी जाती है, उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर से एक एक्सप्रेशन लिखी जाती है, फिर आता है कोलन, और फिर से एक एक्सप्रेशन लिखी जाती है। मतलब क्या है, सिंपल टर्म्स में समझते हैं। देखिए इफ और एल्स कैसे काम करता है। इफ के आगे हम लोग एक कंडीशन, एक एक्सप्रेशन मेंशन करते हैं। कंडीशन के ट्रू होने पर कुछ काम करवाते हैं, कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ काम करवाते हैं, 2 एग्जैक्ट चॉइसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लिखी जाती है। जो भी कंडीशन है, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, तो क्या करना है? बोनस प्रोवाइड करना है। तो कंडीशन के ट्रू होने पर हमें जो भी करवाना है, तो वो कंडीशन यहाँ पे लिखी जाती है। फिर आता है एक क्वेश्चन मार्क। अब कंडीशन के ट्रू होने पे जो काम करवाना है वो आता है हमारा एक्सप्रेशन 2, वो कहलाता है हमारा एक्सप्रेशन 2। उसके बाद आता है एक कोलन, तो कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या काम करवाना है, वो कहलाता है हमारा एक्सप्रेशन 3। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करता है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इफ एल्स का ऑल्टरनेट सोल्यूशन है हमारे पास में एक कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे इतने सारे स्टेटमेंट्स के बजाय हमारा काम एक ही स्टेटमेंट में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और कोलन 2 सिंबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 अलग ऑपरेटर है। क्वेश्चन मार्क और कोलन को यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर कंसिडर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में 3 पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तो जब किसी भी ऑपरेटर के साथ में 3 ऑपरेंड्स को काम में लिया जाए, that is known as ternary operator। कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे। स्विच वाला आप लोग ट्राई कर लेना, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो। ऑलराइट, एक बार फिर से इसको एग्जांपल के साथ में समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। अभी के लिए किसी को कंफ्यूजन देन प्लीज रेज हैंड।